गेहूं सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि गेहूं का इस समय डिस्ट्रेस में है किसान, और 5 मिलियन टन कब गेहूं का प्रोडक्शन होने जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति खराब होगी। क्या वो वोट देगा तो उसको नाराजगी उसकी रहेगी, ये देखने वाली चीज है। और मुझे लगता है सबको इस पे नजर रखनी चाहिए कि गेहूं का प्रोडक्शन कितना इस साल हो रहा है और किसान की स्थिति नॉर्थ इंडिया में कैसी है। वैसे एक कमेंट हम ये कर रहे थे कि मैंने बहुत सारे एंकर्स दिया है इस इंडस्ट्री को, उनको ट्रेनिंग भी दिया है, लेकिन आज पहली बार मुझे कोई एक एंकर मिला है जिसका प्रत्युत्पन्नमति, जिसका हाजिर जवाबी, जिसका सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग गजब का है। आपने अमीन साहब के क्वेश्चन पे जो काउंटर क्वेश्चन किया वो पूरे सत्य को दिखाता है कि गिल साहब ने जो कार्रवाई की थी वो बायस थी और वो कांग्रेस के गोद में बाद में जाके बैठ गए। मेरे ख्याल से एक एंकर का ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि पूर्ण सत्य सामने लाए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सिखाते रहिए, समझाते रहिए और डांटते भी रहिए सर। पयोधी बिल्कुल। और सर आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जब ईवीएम की बात हो रही थी, तो आप पहले आप भी अपनी बात रख लीजिए। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, सभी देश के नागरिकों को, कि ये ईवीएम के बारे में कई बार कहा गया और आज से नहीं बहुत पहले से भी कहा गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी इसके पिटीशन डाले गए स्टेट में तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये जो ईवीएम है ना तो टेम्पर होती है ना हैक होती है। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन में जब किसी पार्टी के सदस्य ने विधानसभा में कहा था कि हम हैक करके दिखाएंगे और सारे दलों को बुलाया गया, उस समय किसी भी दल ने वहां पर आने की कोशिश नहीं की और ना आए ना समझा, बल्कि एक कम्युनिस्ट पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची थी, एनसीपी और सीपीएम पहुंचे थे 2017 में। सीपीएम की बात, एनसीपी भी पहुंची थी, बाकी तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आई थी ना। हाँ। जो हैक करने की दावा कर रहे थे। हाँ, उसी में दो पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची। और उसी को मैं कहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए कहूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस बात पे मोहर लगा दी। ये जो हमारी मशीनें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ना तो टेम्पर हो सकती है ना हैक हो सकती है। बहुत से लोगों का वर्जन ये है कि विदेशों में बंद कर दी गई हैं। सुनिए जी, क्यों? क्योंकि विदेशों के अंदर जो मशीनें यूज हो रही हैं वो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, इसलिए उनको बंद किया गया। हमारे यहाँ की जो मशीनें हैं वो बैटरी ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना हैक किया जा सकता है। जो एज इट इज डाटा आता है वही डाटा बाहर निकलता है। संजीव सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने भी अपने प्रेस ब्रीफ में कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दों पर लड़ा जाए, पर्सनल अटैक से बचा जाए। वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं सर, जिन आपको जो लगता है कि जिन मुद्दों के इर्द गिर्द 24 का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दे तो दोनों तरफ से तय हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से विकसित भारत 2047 तक, भारत की जो एक महत्व बढ़ा है दुनिया में, शक्ति बढ़ी है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है और उसका करिश्मा है, और अभी सबसे बड़ी पार्टी है वो, तो वो इन मुद्दों को रखेंगे केंद्र में, कैसे विकास हो रहा है, कैसे लाभार्थी जुड़ रहे हैं। और विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी, महंगाई, सारी सत्ता के सारी संस्थाओं पे एक तरह से बीजेपी के लोगों का काबिज होना या उनका दुरुपयोग होना, ये सब मुद्दे रहेंगे। लेकिन अब मैं तो इतने इलेक्शंस में यही देखा है कि ज़्यादातर भावना प्रधान चुनाव होते हैं, और इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, और इस चुनाव के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। भाई, मोदी के फॉर एंड अगेंस्ट, जब भी कोई पावरफुल सेंट्रल लीडर होता है तो उसके फॉर या अगेंस्ट वोट पड़ता है, चाहे वो मिसेस गांधी थी, चाहे नेहरू जी थे, चाहे अब नरेंद्र मोदी हैं। बीच में जो चुनाव होते हैं, जब कमज़ोर सरकारें होती हैं, कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं काफ़ी, तब चुनाव एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और कड़ा रहता है, क्योंकि उसमें सच में कई बार मुद्दे हावी होते हैं। संजीव सर, जो आप कह रहे हैं, क्या उसको ऐसे डिकोड करें कि इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा रोमांच नहीं रहेगा पत्रकारों के लिए? आप एग्जिट पोल पर पहले ही आ गए हैं सर, एक तरीके से। देखिए, नहीं, रोमांच की बात मैं अपने आप को इतना वो नहीं समझता कि मैं आकलन कर सकता हूँ नतीजों का अभी से बैठ के। लेकिन मेरा रोमांच सिर्फ ये है, क्या इस चुनाव में कमोबेश लगता है कि बीजेपी की सरकार तो बनने जा रही है। अब जो बीजेपी ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया है, 400 पार, इतना ये 370 के आगे, तो सिर्फ इंटरेस्ट इस बात में है कि ये बातें एक नैरेटिव सेट करने के लिए है, जो कि है ही, लेकिन उस नैरेटिव के वो कितना नज़दीक पहुंच पाते हैं या कितनी दूर फिसल के रह जाते हैं।
ठीक है। कितना पिछली बार लेकिन के आसपास रहते हैं, संजीव कितना सर पिछली की बार से एक ज्यादा बात बढ़त ले पाते हैं। जो आज देखिए, हमें असली लिखनी लड़ाई तो चाहिए वो ये कि 272 भारतीय की जनता रहेगी। पार्टी सत्ता में आ रही है। पयोधी, बिल्कुल। विकास सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर इसी पर आगे हमारे विकास, हर बार का पैटर्न जैसे कि 40 से 50 दिन का अंतर रहा है अनाउंस होने के बाद डेट्स को, वही हम इस बार भी देख रहे हैं। तो अब पूरी तरह से जो प्रत्याशियों का नाम ऐलान नहीं हुआ है, जो बाकी रह गए हैं, अब तो करना होगा। अब जल्द से जल्द बस इसी का इंतजार है। जी बिल्कुल, अब करना होगा। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार नामांकन के 2 दिन पहले भी प्रत्याशियों के नाम राजनीतिक दलों के द्वारा जारी किए जाते हैं, क्योंकि समीकरण जब उनके नहीं बैठ रहे होते हैं या पार्टी के अंदर असंतोष होता है या कई बार कार्यकर्ता विद्रोह कर देते हैं तो पार्टी को पीछे पांव खींचना पड़ता है। लेकिन अगर हम बीजेपी की खास तौर पर अगर बात करें तो उसकी रणनीति बिल्कुल अलग है। हालांकि जो जानकारी पहले बीजेपी की तरफ से हम लोगों को दी गई थी कि चुनाव की घोषणा होने के पहले बीजेपी लगभग 350 सीटों की घोषणा कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब बीजेपी की तरफ से भी घोषणा कर दी जाएगी और तमाम राजनीतिक दलों को भी ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरेंगे तो माना जाता है कि उनका चुनावी जो प्रचार होता है, कैंपेन होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो अब चुनावी माहौल आज से बन जाएगा, क्योंकि तारीख सामने आ चुके हैं, सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है। और जब चुनाव का माहौल बनता है तब सभी राजनीतिक पार्टियों को कुछ ज्यादा ही जोश आता है। और बीजेपी तो सालों भर चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। और जैसा मैंने अनुभव किया है कि 2019 से ही बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी। तो बीजेपी का तो सारा पैटर्न सेट है, प्रत्याशियों के नाम तय हैं। उन राज्यों में थोड़ा सा मामला उलझा हुआ था जहां गठबंधन है कि सहयोगी दलों के साथ कुछ सीटों को लेकर के समझौता है। तो अब उम्मीद मैं भी करता हूं कि अब अधिक से अधिक एक हफ्ते के अंदर कम से कम बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी और बीजेपी के ऐलान करते ही दूसरे राजनीतिक दलों पर भी वो दबाव पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ ही सब अपनी लड़ाई मान रहे हैं। और हालांकि बीजेपी की अपनी रणनीति है, वो मानकर चल रही है कि इस बार तो उसके लिए खुला मैदान है। और आप जैसे कह रहे हैं ना विकास की 19 में 24 की तैयारी कर दी थी, अब ये भी कह रहे हैं कि 24 में 29 की तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने। बहरहाल मोहित भी हमारे साथ हैं इस वक्त। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है, जब हम बात करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश की, तो 7 चरणों में, इन्हीं पश्चिम बंगाल में भी इन राज्यों में चुनाव संपन्न होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं को लेकर ऐसी ऊहापोह की स्थिति थी, फिर चाहे ममता बनर्जी क्यों ना हो, जो चाहती थी कि एक ही चरण में मतदान हो जाए। तो फिर जो चैलेंज है वो सबके लिए है, तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी है और सत्ता में जो पार्टी है उनके लिए भी है इन राज्यों में। देखिए पयोधी, बड़ा महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया है। यही सवाल तो मैंने खुद और पहला सवाल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त से मैं पूछा कि ममता बनर्जी और पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि आप जब 7 चरणों में मतदान करवा रहे हैं तो सत्ताधारी दल को इससे फायदा होता है। तो सीधे तौर पर देखिए राजीव कुमार का जवाब था, मुख्य चुनाव आयोग का सीधे तौर पर यही जवाब था कि देखिए भौगोलिक स्थितियां हिंदुस्तान की सबको समझनी होगी कि आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो ठंडा इलाका है, बर्फबारी का इलाका है, आप साउथ में आएंगे तो गर्म इलाका है, गर्मी का इलाका है, राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी का इलाका है। तो भौगोलिक स्थितियां इस प्रकार हैं, इस तरीके की हैं, तो वहाँ पर एक साथ मतदान करवाया जाना और कम चरणों में मतदान करवाना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसका जवाब कहीं ना कहीं जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने दे दिया है।